हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल फार्मा डिजिटल। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फार्मेसी प्रैक्टिस जो आपके वी फार्मा 7 सेमेस्टर की यूनिट 1 के सिलेबस में है वो उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी ज़्यादातर कोई भी सरकारी फार्मेसी की जो वैकेंसी निकलता है या आपके जो सेमेस्टर के पैटर्न पे जो एमसीक्यू आते हैं उसी में आपको ज़रूर मदद करेगा। पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी हॉस्पिटल इज़ द हॉस्पिटल दैट कॉन्टेन्स। यहाँ पे प्राइमरी हॉस्पिटल का मतलब ये है कि सबसे छोटा हॉस्पिटल। यहाँ पे ऑप्शन है लेस देन 100 बेड्स, ऑप्शन बी मोर देन 100 बेड, ऑप्शन सी लेस देन 50 बेड्स एंड ऑप्शन डी मोर देन 500 बेड। यहाँ पे प्राइमरी हॉस्पिटल, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे छोटा हॉस्पिटल इंडिकेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे लेस देन 150 बेड्स होगा। अगर मान के चलो यहाँ पे ऑप्शन में रहते आपका 50 बेड्स, तो यहाँ पे आप 50 बेड्स पे कंसीडर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन ए स्मॉल हॉस्पिटल द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फार्मासिस्ट इज। यहाँ पे एक छोटे हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो है वो काम करते हो रिक्वायर्ड रहता है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में जो है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 10। यहाँ पे मिनिमम जो 50 रहते हैं उसके लिए तो 3 रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 3, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को कंसिडर कर सकते हैं एज ए राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में अगर 3 नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रहता तो ऑप्शन 3 को हम लोग सही आंसर के तौर पे चूज कर सकते थे। नेक्स्ट, एरिया एंड फॉर ए होलसेल ड्रग स्टोर ए मिनिमम ऑफ डैश स्क्वायर मीटर एरिया इज रिक्वायर्ड। एक रिटेल ड्रग स्टोर खोलने के लिए कितना एरिया हमें चाहिए और होलसेल ड्रग स्टोर खोलने के लिए कितना एरिया हमें चाहिए, यहाँ पे हमें बताना है। फॉर ए रिटेल ड्रग स्टोर हमें रहता है 15 बाय 10 का जो है हमें एरिया रिक्वायरमेंट होता है, तो 15 इंटू 10 को अगर करेंगे 150, और वैसे ही अगर मान के चलो होलसेल के लिए यहाँ पे 20 बाय 10 का रूम जो है हमें चाहिए, तो 20 इंटू 10 मान के चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। 150 एंड 200 स्क्वायर मीटर एरिया जो है आपको एक होलसेल और एक रिटेल और होलसेल मेडिकल शॉप खोलने के लिए चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, इन ए 500 बेड हॉस्पिटल द मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इज। 500 बेड हॉस्पिटल, यहाँ पे आपके सवाल में ये भी आ सकता है कि इन ए वेरी लार्ज हॉस्पिटल, तो एक ही चीज़ को आप कंसिडर करना, 500 बेड हॉस्पिटल और वेरी लार्ज हॉस्पिटल। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 15 नंबर ऑफ फार्मेसी जो है हमें 500 बेड हॉस्पिटल में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इज इन डिस्पेंसिंग एरिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, तो आपको सारे ऑप्शंस को आपको सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको राइट ऑप्शन जो है वो चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है आपकी एक कम्युनिटी फार्मेसी का जब वो डिस्पेंस करने के दौरान, तो वहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी दैट मीन्स सुपरविजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के दौरान अगर कोई कम्युनिटी फार्मेसी सुपरवाइज कर रहा है, प्रॉपरली वो निगरानी रख रहा है, तो बाकी जो डोज मिस होना या रिव्यू करना या रीशेड्यूलिंग करना ये सब कोई भी और काम करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, एक हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है टू टीच द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अबाउट द एथिक्स ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, ये भी सही है। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशंस एट रीजनेबल कॉस्ट इफेक्टिव होना भी जरूरी है, तो ऑप्शन बी भी सही माना जाएगा। ऑप्शन सी, टू अट्रैक्ट ग्रेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, ये भी ऑप्शन सी भी सही माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फॉर 200 बेड हॉस्पिटल इन 200 बेड हॉस्पिटल और मीडियम साइज हॉस्पिटल द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड आर। यहाँ पे जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, 50 के लिए 3 चाहिए, 50 के लिए 100 के लिए 5 चाहिए और 200 के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए 8 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ड हॉस्पिटल ओरिजिनेट्स फ्रॉम कौन से
वर्ड से जो है, लैटिन वर्ड से जो है हॉस्पिटल आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिसी एंड प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ वुड बी इन व्हिच हॉस्पिटल सर्विस। एक हॉस्पिटल में डिफरेंट सर्विस रहते हैं, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंफॉर्मेशनल सर्विस, थेरापेटिक सर्विस, डायग्नोस्टिक सर्विस। इन सारी सर्विस में से पॉलिसी एंड प्रोसीजरल एक्टिविटीज जो हॉस्पिटल कराता है वो कौन से सर्विस के अंदर आते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, which is the example of hospital according to the type of medicine। हमें पता है कि मेडिसिन जो है बेसिकली तीन तरीके से हम लोग मार्केट में कंसिडर करते हैं। पहला जो है एलोपैथिक, दूसरा जो है होम्योपैथिक और तीसरा जो है आयुर्वेदिक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, एलोपैथिक हॉस्पिटल इज कंसिडर इज द हॉस्पिटल टाइप अकॉर्डिंग टू मेडिसिन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है। यहाँ पे मैं फार्मेसी ऑप्शन में डाला हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे करके। हु इज द बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल, यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है मेडिकल स्टाफ जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी फार्मेसी नहीं होगा क्योंकि मेडिकल स्टाफ के और मेडिकल स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है फार्मेसी में आ जाता है। तो यहाँ पे मेडिकल स्टाफ को जो है यहाँ पे बैकबोन ऑफ फार्मेसी कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन ऑफ दिस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यहाँ पे जेनेटिकली जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है उसको हम लोग फार्माकोलॉजिकली क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन बोला जाता है। ऑप्शन 13, साइड इफेक्ट ऑफ वैल्प्रोइक एसिड। वैल्प्रोइक एसिड एक ड्रग जो है एंटी एपिलेप्टिक के हिसाब से, जो हम लोग सीजर अटैक और एपिलेप्सी बोलते हैं उसके हिसाब से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्प्रोइक एसिड है इसका जो साइड इफेक्ट है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है इसका मेन साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट, द इंसिडेंस एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज हाईएस्ट इन। किसके केस में सबसे ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो होता है? यहाँ पे ऑप्शन बी जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है ओल्ड एज पेशेंट। यहाँ पे ओल्ड एज पेशेंट के केस में सबसे ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। नेक्स्ट 15, डैश एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी शुड बी अवॉइडेड इन टाइप 1 डायबिटीज मिलिटेंट। टाइप 1 डायबिटीज मिलिटस में कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग जो है यहाँ पे सही आंसर है। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग क्या क्या है चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके बाद मैं रेस्पॉन्स करूंगा कि आपका जो आंसर है वो सही है कि गलत है। 16, कॉमनली रिपोर्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ डाययूरेटिक क्लास ऑफ ड्रग। डाययूरेटिक्स में ज़्यादातर जब हम लोग डाययूरेटिक्स लेते हैं क्या होता है? पोटासियम लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। और जब पोटासियम लॉस मतलब डिक्रीज वैल्यू, जब डिक्रीज वैल्यू होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग हाइपो, और पोटासियम का लैटिन नेम में क्या बोला जाता है? कैलेमिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइपोकैलेमिया जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी एक्स। कैटेगरी एक्स मतलब जो नार्कोटिक ड्रग बोल सकते हैं, नार्कोटिक साइकोटिक ड्रग, जो कि बेसिकली हम लोग एक लॉक लगा के रखते हैं, कोई भी इजीली एक्सेसिबल नहीं कर सकता, और एडिक्टिव ड्रग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यहाँ पे एडिक्टिव ड्रग कंसिडर किया जा रहा है। और लोराज़ेपाम जो है बार्बिट्यूरेट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट 18, डैश कॉज फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शंस। फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शंस यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो है अल्टरेशंस ऑफ पीएच ऑफ जीआईटी, ये फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शंस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ए बी सी एंड डी जो है यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस के अंदर आएंगे। फॉर्म 20G
इज रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है देखो, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स फॉर होलसेल, मतलब डिफरेंट तरीके का फॉर्म जो है वो अवेलेबल होता है, एक होलसेल के लिए, रिटेल के लिए। ड्रग जो है वो C1 के ही बेसिस पे बेचना है या एक्स कैटेगरी का बेचना है कि उसको छोड़ के बेचना है, उस बेसिस पे फॉर्म इशू किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म 20G जो है, फॉर्म 20G कौन सा चीज़ जो है बेचने के लिए, कौन से टाइप्स ऑफ मेडिसिन बेचने के लिए, और वो होलसेलिंग है या रिटेलिंग है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स फॉर होलसेल, मतलब होलसेल कर सकता है शेड्यूल एक्स कैटेगरी, यहाँ पे उसको फॉर्म 20G जो है वो इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्म 21, फॉर्म 21 जो है किसे इशू किया जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। अब वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे ऑप्शन बता सकते हो, राइट आंसर बता सकते हो। यहाँ पे फॉर्म 21 जो है वो इशू किया जाता है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। मतलब फॉर्म जो फॉर्म 21 जो है वो फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 फॉर रिटेल सेलिंग, नॉट फॉर होल सेलिंग। यहाँ पे C1 बेचने के लिए फॉर्म नंबर 21 यहाँ पे इशू किया जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन ए फार्मेसी मेंशन इन व्हिच शेड्यूल। एक फार्मेसी स्टोर खोलने के लिए, एक फार्मेसी चलाने के लिए कौन जो रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, वो कौन से शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एन जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन एन से याद रखना न्यू शॉप, नया दुकान खोलने के लिए ऑप्शन न्यू से एन, ऑप्शन ए यहाँ पे याद रखना। 22, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल एस्टेब्लिश्ड इन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल एस्टेब्लिश्ड इन कॉस्मेटिक रूल एक्ट नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, कॉस्मेटिक रूल यहाँ पे 1945 जो है यहाँ पे राइट आंसर है। 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था। देन यहाँ पे देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, पहले 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल बना था। यहाँ पे 1940 में जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो बना था। नेक्स्ट, फॉर्म 20E, फॉर्म 20A के लिए यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ड्रग दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 फॉर रिटेल सेलिंग, ड्रग दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 फॉर होल सेलिंग, एंड ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X फॉर रिटेल, ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 फॉर होलसेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, मतलब फॉर्म नंबर 20A इशू किया जाता है शेड्यूल C1 और C1 को छोड़ के, अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 फॉर होलसेलिंग। C1 के अलावा बाकी ड्रग जो है वो यहाँ पे बेच सकते हैं। नेक्स्ट 26, आइडियल लोकेशन टू ओपन ए ड्रग स्टोर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो एक ड्रग स्टोर खोलने के लिए सही इलाका क्या होना चाहिए, सही एरिया क्या होना चाहिए, उसके लिए एक मार्केटाइज्ड एरिया होना चाहिए, सेंटर ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस होना चाहिए, और प्रॉपर एडिक्वेट और पार्किंग फैसिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर्टेन बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड नॉन पेरेंटली। देखो यहाँ पे कौन से शेड्यूल में जो ड्रग आते हैं जो कि नॉन पेरेंटली बायोलॉजिकल्स, जो नॉन पेरेंटली बायोलॉजिकल्स जो है वो कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पेरेंटल बायोलॉजिकल होगा तो ऑप्शन बी राइट आंसर होता। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि बायोलॉजिकल जो कि नॉन पेरेंटली है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट 28, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 फॉर रिटेल सेल। C1 को रिटेल सेल के तौर पे बेचने के लिए कौन सा फॉर्म जो है वो इशू किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फॉर्म 21, क्योंकि फॉर्म नेक्स्ट, एंटीडोट फॉर क्लोरप्रोमाजिन ओवरडोज। एंटीडोट फॉर क्लोरप्रोमाजिन ओवरडोज, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी और कौन से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो एंटीडोट क्लोरप्रोमाजिन ओवरडोज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बेंजाट्रोपिन जो है यहाँ पे सही ऑप्शन। अगर आपने बेंजाट्रोपिन को क्लिक किया है तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट, एंटीडोट फॉर एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन यहाँ पे एलाविल
ब्रांड से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसका ओवरडोज होने से हम लोग कौन सा ड्रग लेंगे? यहाँ पे देखो ऑप्शन सी फाइसोस्टिगमिन जो है यहाँ पे राइट आंसर है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एड्रेनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग कि कौन से साइड इफेक्ट आते हैं? तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा साइड इफेक्ट जो है आपका बीटा 2 एड्रेनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लेथर्जी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, रिवर्सिबल ओलिगोस्पोर्मिया इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? यहाँ तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ओलिगोस्पोर्मिया। ओलिगोस्पोर्मिया का मतलब यहाँ पे लो स्पर्म काउंट, आपके जो सीमेन है इजैकुलेशन के दौरान जो सीमेन इजैकुलेट होते हैं उससे स्पर्म का काउंट जो है वो कम हो जाना। और वो कब कम होता है? जब हम लोग सल्फासालाजिन ड्रग को खाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 33, some asthmatic patient exhibit aspirin sensitivity. Daily administration of aspirin cause desensitization not only to aspirin also to other NSAIDs. देखो यहाँ के पे क्या होता है, नॉर्मली एस्पिरिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड करता है आस्थमेटिक पेशेंट को। अगर कोई बंदा अगर और कोई पेशेंट अगर कोई इंडिविजुअल अगर आस्थमा से सफर्ड है और उसको एस्पिरिन दिया जाता है तो आस्थमेटिक अटैक उसका बढ़ जाता है। तो डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पिरिन, किसी को अगर एस्पिरिन हम लोग डेली देते हैं तो डीसेंसिटाइजेशन नॉट ओनली टू एस्पिरिन ऑल्सो टू अदर एनएसएआईडीएस, दूसरे एनएसएआईडीएस को भी वो टॉलरेट करने लगता है और उसी को बोलते हैं यहाँ पे, उस फेनोमिनन को बोलते हैं यहाँ पे क्रॉस टॉलरेंस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टोमक? यहाँ पे कौन सा ड्रग है चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है जो कि खाली पेट में हम लोग कतई नहीं खा सकते। अगर खाएंगे तो जीआई इन्फ्लामेशन और जीआईटी इन्फ्लामेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सेफ्रोक्सिम एक्जेटिल जो एंटीबायोटिक्स है वो हम लोग खाली पेट में नहीं खा सकते। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज द मेन डेंजर कॉज बाय एसिटामिनोफेन? पैरासीटामोल ओवरडोज के दौरान कौन सा ऑर्गन फेलियर होता है? यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार बार पूछा जाता है जीपेट के क्वेश्चन में और बहुत सारी गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हेपाटिक फेलियर जो है यहाँ पे राइट आंसर है। हेपाटिक मतलब आपका लीवर डैमेज हो जाता है अगर ओवर डोज ऑफ पैरासीटामोल होगा तो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीट्यूट फॉर टॉक्सिन लेड पॉइजनिंग में कौन सा जो है हम लोग एंटीडोट के तौर पे यूज कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए कैल्शियम ईडीटीए को हम लोग लेड के एंटीडोट के तौर पे यूज कर सकते हैं।